Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are absolutely fine. This is Mubin Ahmed. As we know, physics exams are approaching closer and closer every second. बल्कि पेपर 2 आपका एक दिन बाद है एंड आप लोग बहुत ज़ोरों शोर से पढ़ाई कर रहे हो. सारे मेजर टॉपिक ज़रूरी चीज़ें आप लोग जल्दी कवर कर रहे हो और पास से पर स्टार्ट कर रहे हो. लेकिन कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप लाजमी करते हो. ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर बच्चा करता है. हम लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर प्रॉपर डिस्क्रिप्शंस नहीं मिले होते. हमने जैसा देखा होता है वैसे ही कर रहे होते हैं और कभी कभी गलत कराते हैं और इन्हीं की वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं. फिर हम लोग कहते हैं कि भाई पेपर तो पूरा करके आए थे, मार्क्स पता नहीं कहाँ डिडक्ट हो गए. तो ये छोटी चीज़ों पे मेक श्योर फोकस करना. आई हैव 6 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स विच आई कैन अश्योर आप सब ने कभी ना कभी तो की होगी और करते भी होगे. इनमें से मोस्टली तो करते भी होगे. क्यों? क्योंकि मैंने भी की थी. तो मेक श्योर करो ये वीडियो पेपर देने से पहले लाजमी देख लेना. ओके, द फर्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच इज सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग यूनिट्स. अब बात ज़रा ध्यान से सुनना. हम एग्जांपल लेते हैं दो क्वांटिटीज़ की. पहला प्रेशर है, दूसरा जीपीई है. प्रेशर को मेजर किया जाता है पैस्कल्स में एंड जीपीई क्योंकि ये एनर्जी है इसको मेजर किया जाता है जूल्स में. अब प्रेशर जो है पैस्कल्स प्रेशर का क्या है, एसआई यूनिट है और जूल्स जीपीई का एसआई यूनिट है. ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन. हमें पता है प्रेशर कैसे बनता है. हम जब फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं वो गेट प्रेशर. ठीक है. एंड फॉर जीपीई इफ़ यू टेक प्रोडक्ट ऑफ मास, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड हाइट वी गेट जीपीई जिसको हम जूल से मेजर करते हैं. अब सुना ध्यान से, ये पैस्कल्स एंड ये जूल्स ये दोनों क्या है, इट इज़ बोथ आर एसआई यूनिट्स. ठीक है. अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर हम फोर्स को न्यूटन्स में लें और अगर एरिया को हम लोग मीटर स्क्वेयर्ड, सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड या फिर किलोमीटर स्क्वेयर्ड में लें, क्या तब भी आपका आंसर पैस्कल्स में आएगा? सोचा कभी ये? अच्छा, बात करते हैं. ठीक है. फॉर जीपीई अगर आप मैथ्स को केजी में लो, आप मैथ्स को लो ग्राम्स में लो, या अगर आप हाइट को ले लो मीटर्स में, किलोमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में, क्या तब भी आपका आंसर जूल्स में आएगा? कभी सोचा ये चीज़? है ना. और ये ऑफ कोर्स आप गलती करते होगे. तो आप ध्यान से सुनो मेरी बात. जूल्स और पैस्कल्स ये दोनों क्या है, एस आई यूनिट है. क्या है? एस आई यूनिट. अच्छा, अब फॉर जीपीई की बात करेंगे. जीपीई को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैथ चाहिए होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड हाइट चाहिए होता है. ठीक है. अब क्योंकि आपको पता है कि जीपीई इज़ अ डिराइव क्वांटिटी, तो 3 क्वांटिटीज से मिलके इसको बनाया जाता है. ठीक है. और अगर आपको सुना ध्यान से, अगर आपको अपना आंसर एसआई यूनिट में चाहिए तो जो क्वांटिटीज से मिलकर आपकी डिराइव क्वांटिटी बन रही है ना, आप उन सब की मेजरमेंट्स एसआई यूनिट में लोगे. अपना मैथ्स आप लोगे केजी में विच इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैथ्स. आप ग्रेविटेशनल फील्ड से लोगे न्यूटन्स में, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. अपनी हाइट आप लोगे मीटर्स में विच इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. सही है. अगर पैस्कल्स की बात करें तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स आप लोगे एसआई यूनिट में विच इज़ न्यूटन्स एंड एरिया आप लोगे एसआई यूनिट में विच इज़ मीटर स्क्वायर. तो याद रखना, एक एसआई यूनिट को बनाने के लिए आपको एसआई यूनिट्स ही चाहिए होते हैं. ओके, समराइजिंग ऑल, ध्यान से सुनना. डिराइव क्वांटिटी को मिलाने के लिए आप 2 से 3 क्वांटिटीज़ या उससे भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ को मिलाते हो. ठीक है. अब अगर आप डिराइव क्वांटिटी एसआई यूनिट में ले रहे हो, ठीक है, विच इज़ एग्जांपल ले लो जीपीई का जूल्स में ले रहा हूँ, तो जिन क्वांटिटीज़ से मिलके ये डिराइव क्वांटिटी बनती है ना, आप उन सब क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट्स भी एसआई यूनिट में ही लोगे. ये बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है या ब्लंडर है जो बहुत लोग करते हैं और बहुत मार खाते हैं इस वजह से. तो मेक श्योर गलती आइंदा की बात नहीं करनी. सेकेंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स यू कैन डू एज अ स्टूडेंट. अच्छा, अब ये गलती क्या होती है, बेसिकली ये गलती होती है ग्राफ वाले क्वेश्चंस में. ये गलती तब होती है जब आपके पास स्केल्स बहुत अजीब व गरीब दिए गए हों,
एज्यूम करो मैंने ग्राफ बनाया सामने, आपको फर्स्ट वैल्यू गिवन है 0 एंड आपको सेकंड वैल्यू गिवन है 0.73 और इन बिटवीन यू हैव 10 बॉक्सेस। आपसे कहा जाता है कि x इज इक्वल्स टू, ये कोई लाइन है, आप इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करो। ओके अब आप यहाँ पे करोगे क्या, उस टाइम आपका दिमाग घुमा हुआ होगा, आप बहुत टेंस्ड होगे, आप बहुत प्रेशर के अंडर होगे, आप खुद से अज्यूम नहीं कर सकते अगर वैल्यूज़ कुछ इस तरह की हैं। अगर आप खुद से अज्यूम करते हो तो 60-70% चांसेस हैं कि आप गलती करोगे। ओके कि हर बॉक्स कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो याद कर लो। आपने करना क्या है, आपने लेनी है एक हायर वैल्यू। ओके आप लोगे एक हायर वैल्यू जो कि 0.73 है। हायर वैल्यू मतलब आगे वाली वैल्यू, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे उससे पीछे वाली वैल्यू मतलब लोअर वैल्यू विच इज़ 0 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब ये वैल्यू आपको क्या बता रही है, ये वैल्यू आपको ये बता रही है कि हर स्मॉल फ्रैक्शन और हर ये स्मॉल बॉक्स जो है ना, हर एक स्मॉल बॉक्स इतनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने निकालना है कि एक बॉक्स इतनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 बॉक्सेस कितने कर रहे होंगे, आप सिंपली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो यू हैव अ कैलकुलेटर, देन इतनी जदोजहद किस बात की, सिंपली यूज़ करो कैलकुलेटर को। और जब भी स्केल वाले क्वेश्चन आए ना इस तरह के, इसमें स्केलिंग बहुत डिफ़िकल्ट की हो ना, आपको पता लगाना हो कि एक फ्रैक्शन एक बॉक्स कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो करना क्या है, हायर वैल्यू ओके माइनस ए लोअर वैल्यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ बॉक्सेस। इससे आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा कि भाई एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। ऑलराइट, द थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक, वेल इट्स नॉट अ मिस्टेक बट ये क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है एंड बहुत बार 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 यही सवाल आ रहा होता है, बहुत बार आ रहा होता है कि हमारे आंसर जो हैं वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में हों। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप अपने आंसर को राउंड ऑफ करते हो या फिर नहीं करते हो, इट डजेंट मैटर, आपको कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन इफ़ यू वांट तो आप अपने हर आंसर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ कर सकते हो। ओके इसमें एक बहुत कॉमन मिस्टेक बताऊंगा, ज़रा ध्यान से सुनना। ओके अब करना क्या है, देखो, एज्यूम यू हैव योर आंसर एज 67230। ठीक है, नाउ यू कैन राउंड इट ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर नहीं भी करते हो तब भी ठीक है, अगर करते हो तब भी ठीक है, सही है। अगर इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड ऑफ किया जाए तो आपके पास आ जाएगा 67000। अब एज्यूम करो इससे अगला पार्ट था एंड इससे अगला पार्ट भी था कैलकुलेशन बेस्ड। ठीक है, और उसमें आपने कोई वैल्यू निकालनी थी। अब उसमें जो है ना सेकंड पार्ट में एज्यूम करो, जो सेकंड पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, उसमें आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आप अपनी राउंड ऑफ वाली वैल्यू लोगे, राउंडेड ऑफ वाली वैल्यू लोगे या अपनी ओरिजिनल वैल्यू लोगे, बिकॉज काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क आ सकता है आपके आंसर में। ठीक है, तो रिकमेंडेड ये है कि आप हमेशा अपनी जो राउंड ऑफ नहीं की हुई वो वैल्यू लो, जो वैल्यू राउंड ऑफ नहीं की गई ना वो वैल्यू लो आप। ओके पहला पॉइंट क्या था कि यू कैन राउंड ऑफ योर आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड अगर फर्दर कोई आंसर आ जाए कैलकुलेशन बेस्ड जिसमें ये वैल्यू दोबारा यूज़ की जाए तो आप जो वैल्यू राउंड ऑफ नहीं की गई ना वो वाली वैल्यू लोगे, राउंड ऑफ वाली वैल्यू नहीं लोगे। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी गलती जो करते हैं और कोई बताता नहीं आपको। आई होप इट मेक सेंस। ओके, द फोर्थ मोस्ट कॉमन मिस्टेक the students do in P2 exam is swapping of Snell's law। अब जिनको ये नहीं पता Snell's law होता क्या है भाई, फिर तो उन्हें ये कहूँगा भाई जाके पढ़ लो, अभी भी टाइम है। देखो हमें पता है कि जब भी आपकी इसमें आपको 2 चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। क्या मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए अगर आपकी रे डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, n = sin r/sin i। ठीक है, एंड जब भी आपकी रे लाइटर से डेंसर में आ रही होती है तो फिर आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह बन जाता है sin i/sin r। अब
एग्ज़ाम में जाके ऑफ कोर्स दिमाग घुमा होता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप इन दोनों को स्वैप करोगे, और चांसेस क्या आप करोगे मुझे पता है। ओके, अब इसके लिए ना एक फार्मूला याद कर लो, फार्मूला नहीं, मेरी ट्रिक याद कर लो। वो ट्रिक ये है कि n निकालने के लिए आप करोगे क्या, पहले लिखोगे साइन, ठीक है, ब्रैकेट, और नीचे भी साइन लिख लोगे, ब्रैकेट। अब याद रखो, चाहे आप डेंसर से लाइटर पे जा रहे हो, चाहे आप लाइटर से डेंसर में आ रहे हो, हमेशा याद रखो बड़ा एंगल हमेशा ऊपर आएगा। अगर इस एग्जांपल की बात की जाए, एंगल आर बड़ा है, एंगल आर ऊपर आएगा, नीचे एंगल आई आएगा, ठीक है। अगर बात की जाए लाइटर टू डेंसर, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ा एंगल कौन सा, साइन आई का साइन आर, साइन आई बड़ा है, साइन आई ऊपर आएगा, एंड साइन ऊपर आएगा, साइन आर नीचे आएगा। तो याद कर लो कि भाई हमने करना है क्या है कि साइन दोनों ऊपर नीचे लिख लेना है, और जो बड़ा एंगल होगा हमेशा बड़ा वाला एंगल ऊपर आएगा, छोटे वाला एंगल नीचे आएगा। ये ट्रिक याद कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ये भूल जाओगे ऑफ कोर्स, ठीक है। एक मिस्टेक भी थी, एक ट्रिक भी बता रही है आपको, तो मेक श्योर गलती अब दोबारा ना करना। फिफ्थ मोस्ट कॉमन मिस्टेक, अब ये ऐसी मिस्टेक है जो ना चाहते हुए भी हो जाती है। हमारे पास 4 रूल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, जिसमें से आपके पास आता है राइट हैंड ग्रिप रूल, जिसमें 2 वैरायटीज़ आती हैं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल एंड राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। यहाँ पर आप गलती करते ही करते हो, आप इन चीज़ों को मिक्सअप कर देते हो। आपको पेपर में बैठ के समझ नहीं आती है कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ करना है या फिर राइट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ करना है। इनके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपने बहुत डिटेल में पढ़े होते हैं, लेकिन स्टिल आप लैग कर रहे होते हो इनको प्रॉपरली समझने में। सो इन कुछ मिनट्स के अंदर, 3-4 मिनट के अंदर मैं सब कुछ आपको रिवाइज करवाऊँगा, इनकी वर्किंग सिखाऊंगा और कुछ टिप्स दूंगा इनको कैसे याद रखना है। ओके, अब देखो हमारे ध्यान से, पहले हम लोग बात करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल की। अब राइट हैंड ग्रिप रूल का पहला काम यह है कि इट इज़ यूज टू फाइंड द फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब आपको बताया कि जब भी एक स्ट्रेट वायर में से करंट गुजारा जाता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो जाती है। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड वी यूज़ राइट हैंड ग्रिप रूल। अब करते कैसे, देखो एज्यूम करो ये एक वायर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ अ रियली गुड ट्रिक, ठीक है, जो आपको करनी है। ओके, जब भी क्वेश्चन आएगा यू हैव टू यूज़ दिस ट्रिक, बहुत काम आएगी। आप लोगों ने करना क्या है, एक पेंसिल ले लेनी है, ठीक है, और उस पेंसिल की टिप आपने उस डायरेक्शन में रखनी है जहाँ पे आपका करंट जा रहा है। ओके, उस पेंसिल की टिप आपने उस डायरेक्शन में रखनी है जहाँ पे आपका करंट जा रहा है। आपने अपना हैंड खोलना है, अपने हैंड से इस पेंसिल को ग्रिप कर लेना है, और ये मेक श्योर करना है कि आपका थंब जो है ना करंट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है, जिस तरफ करंट डायरेक्शन आपका थंबा पॉइंट कर रहा है। फिर अपने फिंगर्स को आहिस्ता आहिस्ता कर्ल करोगे, जहाँ पे आपके फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी ना, वो आपको बता रहा होगा आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अगर आगे बात की जाए तो एक और इसका यूज़ है, वो यूज़ ये है कि सोलिनॉइड के अंदर हमें पता है कि व्हेन करंट इज पास थ्रू अ सोलिनॉइड अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू अ मैग्नेट इज फॉर्म्ड। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज सिमिलर टू मैग्नेट, सही है, तो होता क्या है कि इसके ऊपर पोल्स बन जाते हैं नॉर्थ एंड साउथ। अब ये पता लगाने के लिए कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में एंड ये पता लगाने के लिए साउथ किस डायरेक्शन में, वो यूज़ राइट हैंड ग्रिप रूल। अब इस पर क्या करेंगे, बेसिकली आप अपने फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में अलाइन कर लोगे। अब देखो करंट बैकवर्ड्स आ रहा है ना, आपने अपने फिंगर्स को बैकवर्ड्स कर्ल कर लिया। ओके, एंड जहाँ पे आपका थंब पॉइंट कर रहा होगा ना, वहाँ पे आपका नॉर्थ पोल होगा, एंड इसके ऑपोजिट ऑफ कोर्स साउथ पोल होगा। सो right hand grip rule is used to find the magnetic field direction in a straight current carrying conductor, ठीक है, around a straight current carrying conductor or wire, and right hand grip rule is used to find the north pole in a solenoid। ये 2 यूजेस हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल एंड राइट हैंड ग्रिप रूल। लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल की बात करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल कुछ इस तरह का दिखता है, एंड इसमें आपके पास आपका थंब जो होता है वो फोर्स होता है, सही है, आपकी फर्स्ट फिंगर बता रहा होता है आपको मैग्नेटिक फील्ड, एंड आपकी मिडिल फिंगर करंट। अब कुछ बच्चे भी भूल जाते हैं, इसको याद रखो FBI FBI FBI, मैं FBI का मेंबर हूँ, FBI से याद रखोगे, F से फोर्स, B से मैग्नेटिक फील्ड एंड I से करंट। ओके, अब ये किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है फोर्स, ठीक है,
फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। जब आपको ये पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जब आपको पता हो करंट किस डायरेक्शन में है, यू हैव टू फाइंड के फोर्स कहाँ लगेगी उस कंडक्टर के ऊपर, तो उसके लिए यू यूज़ लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ये मोस्टली कहीं यूज़ होता है, ये मोस्टली यूज़ होता है डीसी मोटर के अंदर। डीसी मोटर के अंदर लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल यूज़ होता है। ओके, अच्छा, अगर बात की जाए राइट हैंड ग्रिप रूल की, तो राइट हैंड ग्रिप रूल में भी बस यहाँ पे बेसिकली मैंने लेफ्ट हैंड लिया, लेकिन आप बस ये सोच लो कि सेम वही है, सेम आप वही नोजल वाली गन बनाओगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि अब आप राइट हैंड से बनाओगे। और इसमें भी आपका थंब फोर्स होगा, आपकी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड होगी, आपकी मिडिल फिंगर करंट होगी। अब इसमें बेसिकली दिस इज़ यूज इन एसी मोटर्स। ये कहाँ यूज़ होता है? सिर्फ एसी मोटर में यूज़ होता है। और क्यों यूज़ होता है? ये यूज़ होता है इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए। मतलब ये कि आपको गिवन होगा फोर्स कहाँ पे लग रही है, आपको ये गिवन होगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, आपने ये निकालना होगा करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है। फॉर दैट यू विल यूज़ योर राइट हैंड ग्रिप रूल। याद रख लो कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में क्या करेंगे, हम लोग नोजल वाली गन बनाएंगे एंड हम लोग बनेंगे FBI के मेंबर। FBI फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल में हम लोग फोर्स निकालेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड दिस इज मोस्टली यूज इन DC मोटर्स। और AC मोटर के लिए हमारे पास कौन सी है? राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल में क्या करते हैं, हम नोजल वाली गन बनाते हैं, उसमें भी FBI है, इसमें आपको फोर्स गिवन होगी, आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगी, यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो आपकी मिडिल फिंगर बताएगी। ओके, आई होप इट मेक सेंस। अब आइंदा के बाद ये गलती ना करना, और राइट हैंड ग्रिप रूल के लिए तो हमेशा ये वाली जो ट्रिक है वो लाजमी यूज़ करना, पेंसिल वाली। इट रियली वर्क्स। तो सिक्स्थ मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो लोग बहुत बार करते हैं, बार बार करते हैं, और ये लाजमी करते हो क्या, आई कैन अश्योर दिस। अब होता है क्या, देखो कि समटाइम्स आपको क्वेश्चन आता है कि यू आर गिवन विद इंसिडेंट रेज एंड यू आर आस्क्ड टू मेक रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज। तो करना क्या होता है कि वहाँ पे ना, इन दैट केस यू हैव टू मेक अ लाइन, जिसे नॉर्मल कहते हैं। अब ये लाइन नॉर्मल ना मोस्टली बच्चे डॉटेड नहीं बना के आते, जल्दबाजी में मैं सॉलिड बनाया, मैं ये बनाया। अब मेरी बात सुनो, एग्जामिनर ये भी सोच सकता है कि हो सकता है ये आपकी रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे हो, या फिर हो सकता है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो। तो मेक श्योर कि भाई आपके मार्क्स ना कटें, तो मेक श्योर आप ये दिखा कर आओ कि ये कोई सॉलिड रे नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो मैंने अपनी मदद के लिए बनाई है, विच इज़ नॉर्मल, लाइन ऑफ नॉर्मल। तो इसलिए आप हमेशा याद रखो कि आप लाइन ऑफ नॉर्मल को डॉटेड बनाओगे। अगर आप सॉलिड बनाओगे तो एग्जामिनर मिक्सअप कर देगा इसको सॉलिड रे से, ना हो सकता है आपके मार्क्स भी कट जाए। तो मेक श्योर करो हमेशा नॉर्मल, चाहे रिफ्लेक्ट हो रही है चाहे रिफ्लेक्ट हो रही है, आपकी नॉर्मल हमेशा डॉटेड हो। सेकेंड चीज़ भाई, हम लोग जब मिरर की रे डायग्राम बनाते हैं तो बेसिकली पहली मिस्टेक क्या करते हैं, कुछ बच्चे ना मिरर को एक डब्बा बना देते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं। याद रखो जब भी मिरर बनाना होगा ना, मिरर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे एंड डैशेस बनाओगे उसके पीछे। ओके, अब देख लो कि हमने यहाँ पे डायग्राम बनानी थी, अब यहाँ पे गलती क्या किया मैंने। सबसे पहली चीज़ ये है कि योर ऑब्जेक्ट एंड इमेज मस्ट बी इक्वी डिस्टेंट। अगर वो नहीं है, आपका पहला मार्क कट गया। ओके, तो याद रखो कि स्केल से चाहे मेजर कर लो, सही है, आपका ऑब्जेक्ट एंड आपकी इमेज मस्ट बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। सेकेंडली देखो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पे दोनों रेज लिए हैं, एक अपर वाली साइड से इमेज की, लोअर वाली साइड से, दोनों को आइज़ के बिल्कुल सेंटर में मिला दिया, जो कि गलत है, ठीक है। एंड अगर बात की जाए इन ऑब्जेक्ट की रेस की, जो रियल ऑब्जेक्ट है उसकी रेस मैंने जाके जब मिलाई ना, तो ये भी गलत मिलाई हुई मैंने। तो इसका करेक्ट वर्जन ये है कि भाई पहले तो आपका ऑब्जेक्ट एंड इमेज मस्ट बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट की ऊपर वाली साइड से एक रे लेके आओगे एंड आइज़ की ऊपर वाली साइड पे लेके जाओगे, फिर नीचे वाली साइड से एक रे लेके आओगे एंड आंखों की नीचे वाली साइड पे मीट करवाओगे। ओके, एंड मेक श्योर कि आपकी मिरर के उस साइड पे जो रेज हैं ये सॉलिड नहीं है, ये कोई रियल नहीं है, यू विल मेक इट डॉटेड, ठीक है। इनको आप डॉटेड बनाओगे, अगर नहीं बनाते हो तो एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा इसको सॉलिड रेज से, एंड हो सकता है आपके मार्क्स भी काट ले, ठीक है। अब सेकंड चीज़ देखो, मैंने यहाँ पर जहाँ पे ये रेज जो है मिरर को कट कर रही है ना, मैंने ऑब्जेक्ट से लाकर, रियल ऑब्जेक्ट से लाकर दो रेज ऊपर वाली साइड से ऊपर वाली साइड पे मिलाई एंड नीचे वाली साइड की नीचे वाली साइड से मिलाई, ठीक है। और यहाँ पर मुझे मेरे प्रॉपर मार्क्स मिल गए। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। दिस वर ऑल 6 मिस्टेक्स जो आप बहुत कॉमनली करते हो। मैं इंशाल्लाह इस PDF का लिंक लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन डाउनलोड देम
डाउनलोड इट और यू कैन शेयर इट विद whomsoever you want, जिसको आप सब लगता है कि उसकी मदद हो जाएगी आप शेयर कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके लिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर इन सब में से कोई एक भी मिस्टेक है जो आप करते हो ना, तो यू हैव टू शेयर इट फर्दर। अगर किसी का भला हो रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दो। ओके, जज़ाकल्लाह खैर।